नमस्कार, मैं हूं नम्रता शर्मा और आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। ये सेगमेंट है बीते हफ्ते से जुड़ी बड़ी खबरों का करंट न्यूज़ बुलेटिन। पहली खबर, द रिपेलिंग एंड अमेंडमेंट बिल 2022। लोकसभा में निरसन और संशोधन विधेयक 2022 प्रस्तुत हो चुका है। विधेयक का उद्देश्य अप्रचलित कानूनों को समाप्त करना है। कुछ शब्दों को बदलकर कानूनों में गलतियों को सुधारना भी विधेयक का उद्देश्य ही है। विधेयक 60 साल पुराने कानूनों को समाप्त करेगा। समाप्त होने वाले कानूनों में एक कानून 137 साल पुराना है। विधेयक में भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1885 को निरस्त करने का प्रस्ताव भी है। टेलीग्राफ वायर्स अधिनियम 1950 को भी निरस्त करने का विधेयक में प्रस्ताव है। किसी व्यक्ति के पास किसी मात्रा में टेलीग्राफ वायर पाई जाती है तो टेलीग्राफ वायर्स कानून के तहत उसे दंड का भी प्रावधान है। यदि दोषी व्यक्ति साबित कर दे कि उनके पास टेलीग्राफ वायर्स वैध तरीके से आई तो उसे दोषमुक्त भी माना जाएगा। हाल के वर्षों में पारित कुछ विधेयकों को भी निरस्त करने का प्रस्ताव विधेयक में शामिल है। कुछ कानून समय के साथ निरर्थक हो जाते हैं। कुछ कानूनों में संशोधन करके भी उन्हें प्रासंगिक बनाया जा सकता है। कुछ कानून किसी तात्कालिक समस्या के समाधान के लिए बनाए जाते हैं जो आज के दौर में अप्रासंगिक हैं। अप्रासंगिक कानूनों को बनाए रखना बेवजह की कसरत है। नजर डालेंगे दूसरी खबर पर। 3 प्लेसेस एडेड टू यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। 3 स्थल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की अस्थायी सूची में शामिल हो चुके हैं। मुडेरा सूर्य मंदिर, बड़नगर शहर और उन्नाकोटी मूर्तियां इसमें शामिल है। ASI ने दी जानकारी। भारत की यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल स्थलों की संख्या 52 हो चुकी है। मुडेरा गुजरात के मेहसाणा जिले में स्थित एक गांव सूर्य के लिए विख्यात है। सोलंकी वंश के शासक भीमदेव प्रथम ने 1026-27 ईस्वी के दौरान सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। सोलंकी राजवंश में सूर्य को कुलदेवता के रूप में मान्यता प्राप्त है। सूर्य उपासना के लिए मुडेरा सूर्य मंदिर का निर्माण हुआ था। एक पहाड़ी पर स्थित यह मंदिर सूर्योदय से सूर्यास्त तक मंदिर पर पड़ने वाली सूर्य की किरणों की विशेषता के कारण ऐसा है। मंदिर के गर्भगृह की दीवारों पर सुंदर नक्काशी पौराणिक कथाओं का भी प्रतिनिधित्व करती है। मंदिर में स्थित खंभों पर 12 प्रतिमाएं उकेरी गई हैं। 12 महीनों के अनुसार सूर्य का प्रतिनिधित्व ये करती हैं। वडनगर गुजरात के मेहसाणा जिले में स्थित एक शहर पुराणों की चीनी यात्री हुएनसांग की यात्रा वृतांत में एक समृद्ध शहर के रूप में उल्लेख है। गुजरात राज्य पुरातत्व विभाग ने 2006 में बड़नगर में खुदाई कार्य शुरू किया था। साल 2014 में खुदाई का काम ASI को दिया गया। दोनों संस्थानों के संयुक्त प्रयासों से बौद्ध अवशेष सहित लगभग 20,000 कलाकृतियां प्राप्त हुई। कुछ की समयावधि लगभग 2वीं शताब्दी के बराबर है। उनाकोटी त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में स्थित एक स्थल है। अपनी शैल कलाकृतियों और चट्टानों को काटकर बनाई गई मूर्तियों के लिए अत्यधिक लोकप्रिय। मूर्तियों में भगवान शंकर सहित कई देवी देवताओं के चित्र शामिल हैं। स्थानीय भाषा में उनाकोटी का अर्थ 1 करोड़ से कम है। एक शिल्पकार भगवान शंकर के साथ कैलाश जाने की जिद कर रहा था, ऐसी मान्यता है। एक रात में 1 कोटि मूर्तियों का निर्माण करने की शिव पार्वती ने शर्त रखी थी, ऐसा भी कहा जाता है। शिल्पकार ने रात भर में जब मूर्ति बनाई तो सुबह गिनती के दौरान एक मूर्ति कम थी। इसी कारण इस स्थान का नाम उनाकोटी पड़ा। बात करें बायोडाइवर्सिटी की, अंतिम दिन जैव विविधता के लिहाज से ऐतिहासिक रहा है। इस दिन कुनमिंग मॉन्ट्रियल समझौते को मंजूरी मिल गई है। जीवों और उनकी प्रजातियों सहित भूमि एवं महासागरों को प्रदूषण, क्षरण और जलवायु परिवर्तन के खतरे से बचाना इसका मकसद है। समझौते को भारत सहित करीब 200 देशों का समर्थन प्राप्त है। UNFCCC के पेरिस समझौते से इसकी तुलना की जा रही है। 4 साल तक चली जटिल वार्ता के बाद एक समझौते पर सहमति मिली है। जैव विविधता के संरक्षण के लिए वित्तीय पैकेज पर भी सहमति बनी है। 2030 तक सभी स्रोतों से वित्तीय संसाधनों को बढ़ाते हुए प्रति वर्ष कम से कम 200 अरब अमेरिकी डॉलर जुटाने का लक्ष्य है। गरीब देशों के लिए 2025 तक सालाना वित्तीय मदद को बढ़ाकर 20 अरब डॉलर तक करने का प्रावधान है। 2030 तक वित्तीय मदद को बढ़ाकर 30 अरब डॉलर
प्रतिवर्ष करने का लक्ष्य रखा गया है। विभिन्न देशों द्वारा दी जाने वाली कृषि सब्सिडी पर कटौती का प्रावधान भी है। 2030 तक करीब 1/3 पृथ्वी के संरक्षण की प्रतिबद्धता भी इसी शामिल है। इसी के साथ इसमें भूमि, नदी, तटीय क्षेत्र एवं समुद्री इलाके भी शामिल हैं। अभी तक लगभग 17% स्थल और 10% समुद्री क्षेत्र संरक्षित हो चुके हैं। वैश्विक जैव विविधता पर संसाधनों के अत्यधिक दोहन और जलवायु परिवर्तन का असर पड़ता है। दुनिया भर के जीवों और पौधों की प्रजातियों को इन खतरों से बचाना महत्वपूर्ण है। WWF की लिविंग प्लेसमेंट रिपोर्ट 2022 से भी जैव विविधता के संबंध में चिंताजनक तस्वीर पेश की है। 1970 की तुलना में स्तनधारियों, पक्षियों, उभयचर सरीसृपों और मछलियों की आबादी में 69% तक की गिरावट देखी गई है। 2020 में 15 से 28 अक्टूबर तक चीन के कुनमिंग शहर में होना इस सम्मेलन का आयोजन नियत है। कोविड महामारी के चलते चीन में इसका आयोजन जबकि अब नहीं हो पाएगा। चीन की अध्यक्षता में कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में यह सम्मेलन 7 से 19 दिसंबर तक सम्मेलन इसीलिए आगे खिसका दिया गया। कर्बिंग एयर पोल्यूशन, विश्व बैंक ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। दक्षिण एशिया में वायु प्रदूषण पर केंद्रित यह रिपोर्ट समग्र रूप से दक्षिण एशिया में वायु प्रदूषण की स्थिति पर प्रकाश डालती है। 60% से अधिक दक्षिण एशियाई वार्षिक औसतन 35 माइक्रोग्राम PM 2.5 के संपर्क में रिपोर्ट PM 2.5 का स्तर WHO द्वारा अनुमानित है एवं सिंधु गंगा मैदान के कुछ हिस्सों में वायु प्रदूषण की स्थिति अति खराब है। इसी स्थिति को देखते हुए हम कह सकते हैं कि प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। प्रदूषण में महत्वपूर्ण कमी तभी संभव है जब दक्षिण एशियाई देश समन्वित नीतियों को लागू करें। सिंधु गंगा मैदान के कुछ हिस्सों में PM 2.5 का स्तर बढ़ जाता है या 3 तक भी पहुंच जाता है। रिपोर्ट कई परिदृश्यों और दक्षिण एशिया में पार्टिकुलेट मैटर के जोखिम को कम करने की शामिल लागतों को भी प्रस्तुत करती है। एयरशेड दृष्टिकोण ने आसियान, नार्डिक देशों और चीन जैसे अन्य देशों से प्रदूषण को कम करने के लिए प्रावधान रखा है। इसी प्रकार एयरशेड दृष्टिकोण सामूहिक रूप से शामिल हितधारकों द्वारा एयरशेड पर वायु प्रदूषण के मुद्दे को निपटाना कहा जाता है। एयरशेड दृष्टिकोण ने आसियान, नार्डिक देशों और चीन जैसे अन्य क्षेत्रों में प्रदूषण की समस्या का समाधान किया है। एयरशेड एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र है जो स्थलाकृति, मौसम विज्ञान या जलवायु के कारण एक ही वायु द्रव्यमान से प्रभावित होता है। दिल्ली के पृथक प्रयास 2030 तक प्रदूषण जोखिम को कम करने के लिए सुचारू हैं। अत्यधिक वायु प्रदूषण के संपर्क में आने से व्यापक प्रभाव पड़ता है। वायु प्रदूषण बच्चों में स्टंटिंग, कम संज्ञानात्मकता का भी कारण बन सकता है। वायु प्रदूषण से श्वसन संक्रमण, अस्थमा या फिर हृदय रोग जैसी बीमारियां हो सकती हैं। स्वास्थ्य देखभाल की लागत को भी वायु प्रदूषण बढ़ाता है। वायु प्रदूषण देश की उत्पादक क्षमता और कुल कार्य दिवसों में कमी के लिए जिम्मेवार है। बात करें मीथेन एमिशन स्पाइक। नेचर जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार अध्ययन में मीथेन उत्सर्जन में वृद्धि के कारणों की खोज हुई है। 2020 में मीथेन उत्सर्जन में वृद्धि विशेष महत्व रखती है। 2020 में कोविड-19 के कारण लॉकडाउन लगा हुआ था। समग्र वायुमंडलीय मीथेन विकास दर में कमी की भी उम्मीद लगी थी। लॉकडाउन के बावजूद मीथेन का विकास की दर में कमी नहीं देखी गई। 2020 में मीथेन की वृद्धि पर 1984-2020 की संपूर्ण अवलोकन अवधि से उच्चतम देखी गई। मीथेन उत्सर्जन का अवस्थित रिकॉर्ड 1984 में शुरू हुआ था। नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रदूषण में कमी, आर्द्र भूमि में बच्चों में वृद्धि, वर्षा में वृद्धि ने वैश्विक मीथेन उत्सर्जन को रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचाया था। नाइट्रोजन ऑक्साइड मीथेन के स्तर को प्रवाहित करते हैं। क्षोभ मंडल में नाइट्रोजन ऑक्साइड ओजोन के साथ मिलकर हाइड्रोक्सिल रेडिकल बनाते हैं। हाइड्रोक्सिल रेडिकल मीथेन के साथ प्रतिक्रिया कर जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। वार्षिक वातावरण से 85% मीथेन नाइट्रोजन ऑक्साइड हटा सकता है। कम नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रदूषण का अर्थ कम हाइड्रोक्सिल रेडिकल और अधिक मीथेन उत्सर्जन कहलाता है।
आर्द्रभूमि भी मीथेन के स्तर को प्रभावित करती है। जल जमाव की स्थिति मिट्टी के सूक्ष्म जीवों के लिए अनुकूल होती है। मिट्टी में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव मीथेन उत्पन्न करते हैं। 2020 में आर्द्रभूमियां सामान्य से अधिक गीली रही थी। 2020 में वैश्विक आर्द्रभूमि पर वर्षा में 2 से 11% की वृद्धि देखी गई है। आर्द्रभूमियों से मीथेन उत्सर्जन में वृद्धि हुई थी। मीथेन में कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 80 गुना अधिक ग्लोबल वार्मिंग क्षमता देखी गई। मीथेन उत्सर्जन को कम करने के तरीके खोजने में मदद करने वाला यह अध्ययन है। ग्लोबल वार्मिंग को पूर्व औद्योगिक स्तर के 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने में मदद यह अध्ययन कर सकता है। पेरिस समझौते में 1.5 डिग्री सेल्सियस तय किया गया था यह लक्ष्य। अब बात करें ओएनडीसी की। सरकार ने ओएनडीसी का परीक्षण शुरू किया। ई कॉमर्स ऑपरेटर्स को मिलेगा एक समान अवसर। ओएनडीसी एमएसएमई के लिए डिजिटल व्यापार तक पहुंच में वृद्धि करेगा। ओएनडीसी के माध्यम से उपभोक्ताओं को प्राप्त होंगी खरीदारी के विकल्प। ओएनडीसी उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने का काम करेगा। देश के पहले सार्वजनिक डिजिटल बुनियादी ढांचे के रूप में ओएनडीसी का विकास हुआ। दिल्ली में ओएनडीसी का पहला कार्यालय भी स्थापित किया गया। DPIIT द्वारा स्थापित एक ओपन ई कॉमर्स प्रोटोकॉल ही ओएनडीसी कहलाता है। एक भागीदारी ई कॉमर्स साइट पर पंजीकृत खरीदार अन्य प्रतिभागी ई कॉमर्स साइट पर किसी विक्रेता से खरीदारी कर सकेंगे। ग्राहक एक ई कॉमर्स वेबसाइट से किसी अन्य वेबसाइट पर मौजूद सामान भी खरीद सकेंगे। वर्तमान में खरीदारी और बिक्री के लिए ग्राहक और विक्रेताओं को एक ही ऐप पर उपस्थित होना जरूरी होता है। ओएनडीसी के आ जाने के बाद एक ही ऐप पर उपस्थित होने की बाध्यता खत्म हो जाएगी। ओएनडीसी को ई कॉमर्स का यूपीआई कहा जाता है। यूपीआई के माध्यम से किसी भी पेमेंट ऐप से किसी अन्य पेमेंट ऐप पर भी पैसे भेजे या कमाए जा सकते हैं। यूपीआई की तरह ही खरीद बिक्री के मामले में ओएनडीसी की भूमिका अहम रहेगी। रिटेल, फूड और मोबिलिटी जैसे क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा भी मिलेगा। ओएनडीसी के माध्यम से व्यवसायों को रूपांतरित करने के लिए दिग्गज प्लेटफॉर्मों के एकाधिकार को तोड़ने में भी मदद मिलेगी। ओएनडीसी आपूर्तिकर्ताओं उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने का काम भी करेगा। 29 अप्रैल को 5 शहरों बेंगलुरु, नई दिल्ली, भोपाल, शिलोंग, कोयम्बटूर में भी शुरू की गई ओएनडीसी की पायलट योजना। 2023 तक यह योजना व्यापक स्तर पर पूरे देश लागू की जा सकेगी। अभी केवल परीक्षण के तौर पर ओएनडीसी की शुरुआत की गई है। श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस की बात करें। देश का पहला श्योरिटी बॉन्ड बीमा उत्पाद लॉन्च हो चुका है। इंफ्रा डेवलपर्स की बैंक गारंटी के तौर पर काम करेगा। इसके ढांचागत परियोजनाओं के ठेकेदार और ठेका देने वाले संस्थानों दोनों को संरक्षण मिलेगा। इस बीमा उत्पाद को बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस ने जारी किया। ढांचागत उद्योग और सरकार की मांग को देखते हुए जारी किया गया। श्योरिटी बॉन्ड बीमा इंफ्रा प्राधिकरण या कंपनी के लिए जोखिम हस्तांतरण उपकरण इसमें शामिल हैं। अनुबंध की शर्तों का पालन करने में ठेकेदार के विफल रहने पर परियोजना आवंटित करने वाली कंपनी को नुकसान नहीं होगा। बॉन्ड के एवज में कंपनी को नुकसान की भरपाई करनी होगी। बैंक गारंटी के विपरीत जमानत बॉन्ड बीमा में ठेकेदार को वनडे कोलैटरल की आवश्यकता नहीं है। परियोजना के एवज में जमा की जाने वाली धनराशि से ठेकेदार को छूट मिल सकेगी। बचाई हुई राशि का परियोजना के विकास में उपयोग ठेकेदार करते हैं। उत्पाद ठेकेदारों के ऋण को काफी हद तक कम करने में भी मदद करेगा। देश के आगामी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास में इससे मदद मिलेगी। नेचर एस्ट्रोनॉमी जर्नल में एक अध्ययन प्रकाशित हुआ है। 2 एक्सोप्लैनेट केपलर 138c और D पर जल की संरचना या संभावना पाई गई है। इसी से खोज चली रहती है और नक्षत्रों की भी बात इसमें की गई है। हबल और स्पाइट्जर स्पेस टेलीस्कोप की मदद से खोजों को अंजाम दिया गया। अभी इसकी प्रकृति और आकार का अध्ययन बाकी है। ये एक्सोप्लैनेट पृथ्वी से 2018 प्रकाश वर्ष दूर कहा जा रहा है। इसी तरह की एवज में हम यूरोपा बृहस्पति का चौथा सबसे बड़ा उपग्रह
भी जान सकते हैं। केपलर 138C और डी चट्टान से हल्के लेकिन हाइड्रोजन हीलियम से भारी सामग्री से बने हैं। इन जुड़वा ग्रहों के आधे हिस्से में पानी की मौजूदगी की संभावना है। कम घनत्व के कारण वैज्ञानिकों ने इंसेलेट्स और यूरोपा से भी इसकी तुलना की है। यही यूरोपा और एनसेडेल्स पर जल के पाए जाने का अनुमान है। बरगद और पीपल का संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण हो चुका है। पत्तों के उत्तक के नमूनों का प्रयोग कर जीनोम अनुक्रमण किया जाता है। 4 अन्य अनुक्रमित फाइक्स प्रजातियों का भी जीनोम व्यापी फाइलोजेनेटिक विश्लेषण से प्राप्त है। इससे भोपाल के शोधकर्ताओं द्वारा बरगद और पीपल का जीनोम अनुक्रमण किया गया। ईसर का अध्ययन क्लिनिकल एंडोक्राइनोलॉजी और मेटाबॉलिज्म जर्नल में प्रकाशित है। बरगद के 17 और पीपल के उन जीनों का अध्ययन किया गया। इसी तरह से अध्ययनरत लोगों ने इस बात को शामिल किया है व ईसर भोपाल की इस बात को एक बड़ी खोज के रूप में देखा जा रहा है। जीन्स में बरगद और पीपल में होने वाले लंबे समय तक के विकास के कई लक्षण हैं। ये जीन फाइक्स प्रजातियों के लंबे समय तक जीवित रहने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फाइक्स प्रजातियों में ये जीन लगभग 0.8 मिलियन साल पहले आए। इन जीन्स का विकास इन प्रजातियों द्वारा प्राकृतिक बाधाओं से लड़ने के क्रम में हुआ। बरगद के विकास के लक्षण दिखाने वाले जीन मुख्य रूप से जड़ विकास, पत्ती निर्माण, मेटाबॉलिज्म, पॉलन ट्यूब आदि से जुड़े हुए हैं। पीपल के जीन मुख्य रूप से जड़ विकास, प्रजनन और मेटाबॉलिज्म प्रक्रियाओं से जुड़े हुए हैं। जीनोम अनुक्रमण के तहत डीएनए के भीतर न्यूक्लियोटाइड के सटीक क्रम का पता लगाया जाता है। जीनोम अनुक्रमण के अंतर्गत डीएनए के मौजूद चारों तत्वों के क्रम का भी पता लगाया जा सकता है। जीनोम अनुक्रमण की मदद से अल्जाइमर, कैंसर, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी जैसे बीमारियों से निजात पाया जा सकता है। जीनोम अनुक्रमण से मानव जीन से संबंधित रोगों के कारणों का पता भी लगाया जा सकता है। कृषि उत्पादों के दृष्टिकोण से केरल के लिए अच्छी खबर है। केरल के 5 उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है। अट्टापडी उट्टुकोम्बू अवारा, अट्टापडी थुवारा, ओन्ना टट्टुक्वरा एलू, कंथथल्लूर, बट्टबदा वेल्लुथल्लू, कोंडुगल्लूर, पोट्टू बेलारी, ये सब बीन्स, लाल चना, तिल, लहसुन और तरबूज आदि के नाम हैं। इन क्षेत्रों में की विशिष्ट कृषि जलवायु परिस्थितियों के मद्देनजर इन्हें जीआई टैग प्राप्त हुआ। पलक्कड़ के अट्टापडी क्षेत्र की बीन्स बकरी के सींग की तरह मुड़ी हुई होती है। इसी तरह अन्य बीन्स की तुलना में इसके तने और फलों का रंग भी बैंगनी होता है। इसी कारण इनमें उच्च एंथोसाइनिन की उपस्थिति पाई जाती है। अपने एंटी डायबिटिक गुणों के कारण हृदय रोग में यह मददगार है। कैल्शियम, प्रोटीन और फाइबर की भी इसमें अधिक मात्रा होती है। यह फसल जैविक खेती के लिए उपयुक्त है। इसी तरह से अन्य सभी फसलों का अपना गुण है। एलिसिन से भी यह भरपूर होती है। यह माइक्रोबियल संक्रमण सहित अन्य रोगों के लिए लाभकारी होती है और इसके एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा भी इनमें अत्यधिक है। हृदय रोगियों के लिए बेहद ही फायदेमंद है। गर्मियों में यह तरबूज प्यास बुझाने के काम आती है। विटामिन सी के अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम, फाइबर और वसा जैसे अन्य पोषक तत्व इसमें मौजूद होते हैं। आईएनएस द्वारा बनाए गए मिसाइल डिस्ट्रॉयर बात करते हैं। भारतीय नौसेना के ऐतिहासिक 18 दिसंबर में आईएनएस मोरुमुआगो नौसेना के बड़े बेड़े में शामिल हो गया है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित अन्य आला अधिकारी मौजूद रहे। आईएनएस मोरुमुगाओ को मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में नौसेना का हिस्सा बनाया गया। भारतीय नौसेना के इन हाउस युद्धपोत डिजाइन निकाय ने इसे डिजाइन किया। मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई द्वारा इनका निर्माण हुआ। गोवा के मोरमुगाओ बंदरगाह पर इस युद्धपोत का नाम आईएनएस मोरमुगाओ रखा गया। आधुनिक व अत्याधुनिक सेंसर सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से सुसज्जित है। यह युद्धपोत
30 समुद्री मील से अधिक की गति हासिल कर सकता है। यह परमाणु, जैविक और रासायनिक युद्ध स्थितियों में मार करने में सक्षम है। INS मोरमुगाओ को सितंबर 2016 में लॉन्च किया गया। 19 दिसंबर 2021 को समुद्री परीक्षण शुरू हुआ। इस दिन 1961 में पुर्तगाली शासन से गोवा मुक्त हुआ था। प्रोजेक्ट 15B के तहत 4 युद्धपोतों का निर्माण प्रस्तावित है। इनके नाम क्रमशः विशाखापट्टनम, मोरमुगाओ, इम्फाल, सूरत प्रस्तावित हैं। पहला विध्वंसक विशाखापट्टनम बीते साल नौसेना के हवाले किया गया। अब बात करें सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स की। सामाजिक प्रगति सूचकांक जारी हुआ। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद ने जारी किया। परिषद ने इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस एवं सोशल प्रोग्रेस इम्पीरेटिव के साथ मिलकर इसे तैयार किया। राज्यों के बीच प्रगति के लिए प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना इसका मकसद है। सूचकांक में देश के प्रदेशों की रैंकिंग भी शामिल है। सूचकांक 3 महत्वपूर्ण आयामों और 12 संकेतकों पर आधारित है। आयामों में मूलभूत मानवीय आवश्यकताएं, मानव कल्याण का आधार और अवसर विषय शामिल हैं। रिपोर्ट में 36 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के कुल 707 जिले शामिल हैं। प्रदेशों में पोषण, स्वास्थ्य देखभाल और जल और स्वच्छता आदि, व्यक्तिगत सुरक्षा और रहने की स्थिति का आकलन है। सूचकांक में सामाजिक प्रगति के 6 स्तरों के तहत रैंकिंग की जाती है। पुडुचेरी, लक्षद्वीप एवं गोवा को सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य कहा गया। पुडुचेरी को पहला, लक्षद्वीप को दूसरा व गोवा को तीसरा स्थान दिया गया। बिहार और झारखंड क्रमशः 35वें और 36वें स्थान पर हैं। सूचकांक में सबसे नीचे स्थान पर हैं। उत्तर प्रदेश को इस सूचकांक में 31वां स्थान मिला। श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 3 जिलों की श्रेणी में हिमाचल प्रदेश के शिमला और सोलन तथा मिजोरम का आइजोल शामिल हैं। पुडुचेरी ने सूचकांक में अधिक अंक प्राप्त किया। जल और स्वच्छता के मामले में गोवा और पोषण और बुनियादी चिकित्सा देखभाल के इस मामले में टॉप कर रहे हैं। मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और गोवा फाउंडेशन ऑफ वैली बींग्स के मामले में सबसे बेहतर है। अवसर आयाम के लिए तमिलनाडु ने उच्चतम स्कोर किया है। व्यक्तिगत अधिकारों के लिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ने उच्चतम स्कोर किया है। समावेशिता के मामले में सिक्किम सूची में सबसे ऊपर है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं पसंद, उन्नत शिक्षा के मामले में पुडुचेरी अव्वल है। हाल ही में सरकार ने संसद में अंगदान के संदर्भ में आंकड़े प्रस्तुत किए। इसके मुताबिक कोविड-19 महामारी के पहले वर्ष के दौरान अंगदान के मामलों में गिरावट आई। हालांकि इसके बाद साल 2021 में अंगदान की संख्या में वृद्धि देखी गई। आंकड़ों के मुताबिक भारत दुनिया में अंग प्रत्यारोपण करने के मामले में तीसरा सबसे बड़ा देश है। वहीं स्पेन पहले नंबर पर। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 मानव अंगों को अलग करने व इनके भंडारण संबंधी विभिन्न नियम तय करता है। इन चिकित्सीय प्रयोजनों और मानव अंगों में वाणिज्यिक व्यवहार की रोकथाम के लिए मानव अंगों को निकालने, भंडारण और प्रत्यारोपण को नियंत्रित एवं नियमित करना जरूरी है। हाल ही में भारत का साइबर स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन डीप सिंथेसिस तकनीक के संदर्भ में नए नियम लेकर आया है। इन नियमों का मकसद चीन में डीप सिंथेसिस तकनीक को प्रतिबंधित करना और गलत सूचना पर अंकुश लगाना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, डीप सिंथेसिस तकनीक को आभासी दृश्य, ऑडियो और वीडियो उत्पन्न करने के लिए गहरी शिक्षा और संबंधित वास्तविकता सहित प्रौद्योगिकियों के उपयोग के रूप में परिभाषित किया जाता है। इनके लगभग प्रमुख और खतरनाक अनुप्रयोगों में से एक अनुप्रयोग डीप फेक तकनीक है। इसमें कृत्रिम मीडिया का उपयोग कर एक व्यक्ति के चेहरे या आवाज़ की क्लोनिंग की जाती है। इस तरह इसका प्रयोग आजकल फर्जी खबरें बनाने व धोखाधड़ी करने में भी प्रयोग किया जाता है। आज की इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। मैं हूं नम्रता शर्मा, मुझे दीजिए इजाज़त। रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ।